हमारे स्कूल के हमारे सारे शिक्षक ने उन्होंने काफी सहयोग से हमें यहाँ पहुंचाया था। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानीय प्रधानाचार्य समृत स्कूल, आज का स्पेशल दिन, आज का बहुत ही अच्छा और खास दिन कि आज के दिन समृत स्कूल और समृत स्कूल के ही सामने एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी स्थित है। वो स्कूल आज चलकर और समृत स्कूल आया है और आने का उद्देश्य है कि यहाँ की छात्राओं को, यहाँ के बच्चों को हेल्थ से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो सभी के लिए अति आवश्यक हैं। तो एक बार तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस स्कूल के संस्था प्रधान का कि हमें यहां आने की अनुमति दी। एक बार जोरदार हमारी ओर से तालियां। वो कहते हैं सर कि किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रोग्राम का आयोजन करने से पूर्व मां सरस्वती को नमन किया जाता है, मां सरस्वती को प्रणाम किया जाता है। मैं दो पंक्तियां मां सरस्वती के लिए कि जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को दुनिया तरसती है। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को दुनिया तरसती है, और तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं तेरे मंच पर, उनके शब्दों से करुणा बरसती है, उनके शब्दों से करुणा बरसती है। माननीय सम्मानीय समृत स्कूल के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं आसमान में तारों की तरह टिमटिमाते हुए इस स्कूल की सभी छात्र और छात्राएं, हम कल आए समृत स्कूल, हमारी मुलाकात विवेक सर से हुई और उनसे हमने आज के लिए समय मांगा और उन्होंने अपने कीमती समय में से, अपने मैनेजमेंट के कीमती समय में से और हमें 1 घंटे का समय दिया। देखो, सब लोग जानते हैं कि समय की महत्वता बहुत होती है, समय बहुत बड़ी चीज होती है, समय बहुत बड़ी चीज होती है। समय को वक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्त बोलते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ पंक्तियां कि वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त बेनूर को नूर बना देता है, और वक्त एक गरीब को हुजूर बना देता है, वक्त एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। और वक्त की कद्र करना मेरी बेटियों, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। हम बिहार के पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला में बनमनखी में अभी इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ में एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि बिहार से प्रतिभाएं आज की बात नहीं है, हमेशा से, बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने टाइम से ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार प्रतिभाओं का खजाना है। और आज के समय में तो चाहे यूपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, तो हमारा बिहार कहीं ना कहीं आगे दिखाई देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हर क्षेत्र में बिहार आगे दिखाई देता है ना? कितना अच्छा डिसिप्लिन आप लोगों का है, आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, और आप लोगों ने आज आपकी आंखों के सामने जब हमारे स्कूल से एक जैसी यूनिफॉर्म में, सफेद कलर की यूनिफॉर्म में जब बच्चों को एक लाइन से आते हुए देखा होगा, तो आज भी आपके मन में कोई ना कोई एक सपना जाग जाएगा कि इस स्कूल से जब 12वीं क्लास पास करके हम निकलेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस स्कूल में जाके ट्रेनिंग करें और नर्स बने। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आज हमारी बच्चियां आपके सामने हेल्थ से संबंधित, बीमारियों से संबंधित आपको ज्ञान देंगी और यह बताएंगी कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। आपको बड़े ध्यान से सुनना है। हमारी स्कूल से हमने 3 ग्रुप बनाए हैं और 3 ग्रुप, एक आपको मलेरिया के बारे में जानकारी देगा, एक डेंगू के बारे में जानकारी देगा और एक टाइफाइड के बारे में जानकारी देगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन तीनों विषय पर जानकारी देने के बाद में हमारे द्वारा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब जो सबसे पहले बच्ची दे देगी उसको हमारी ओर से इनाम दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। तो आपको अटेंशन से
बिल्कुल ध्यान केंद्रित होके इस प्रोग्राम को सुनना है। ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। जो आप समय हमको दे रहे हैं वो बहुत लाभदायी रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और बच्चियां तो हर क्षेत्र में आज अपना नाम रोशन कर रही हैं। हमको उम्मीद है आप हमें ढंग से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। हमारी भी बच्चियां हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ में इस स्कूल में आई हैं और विगत 3 दिन से इस विषय पर विशेष मेहनत के साथ में तैयारियों में लगी हुई हैं। और आप लोगों के सामने अभी मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड को लेके हम कुछ प्रस्तुति देंगे, आप ध्यान से सुने। उससे पहले मेरी 2 पंक्तियां बेटियों के लिए कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां और साहस के दम पर अंतरिक्ष को भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां तो सुख दुख में मधुबास हैं। और रोटी कम पड़ी तो बेटी बोली पापा आप खा लीजिए, मेरा तो आज उपवास है। ऐसी होती है हमारी बेटी। और एक अगर वर्तमान के जमाने पर चलें तो आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि हमारी बेटियां बेटों से कम थोड़ी हैं। सुना है? तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आपको बड़े ध्यान को केंद्रित रखते हुए और हमारी बातें सुननी है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हमारा पहला ग्रुप है डेंगू का है। डेंगू से संबंधित हमारी बच्चियां आप लोगों के सामने अपना प्रेजेंट करेंगी। लीजिए। समृद्ध स्कूल के सभी प्रिंसिपल, समृद्ध स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर को, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल के टीचर को और मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नेहा कुमारी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डेंगू क्या होती है, डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू की रोकथाम कैसे करनी चाहिए, इसके लक्षण क्या है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि डेंगू क्या है। आप लोगों ने सुना होगा हमारे समुदाय में, हमारे घर में कि बहुत सारे लोगों को डेंगू फैल गया। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो अभी डेंगू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो डेंगू एक वायरस का नाम है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर मादा एडिस इजिप्टी नामक मच्छर होता है जिसके शरीर में डेंगू का वायरस पाया जाता है। और ये इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डेंगू में अक्सर हड्डियों में पूरा दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, इसीलिए इसका नाम हड्डी तोड़ बुखार रखा गया है। अब हम जानेंगे कि डेंगू किस कारण से फैलता है, डेंगू का क्या कारण है जो फैलता है। जैसे कि हमारे घर के आसपास किसी जगह गड्ढे में पानी जमा है, हमारे घर के गमलों में पानी जमा है, हमारे घर के बर्तनों में पानी कुछ दिन से पानी जमा है, हमारे कूलर में पानी जमा है, इन सब में डेंगू अपना अंडा देती है और उसका फैलाव करती है। इस कारण डेंगू फैलता है और बारिश के मौसम में डेंगू ज्यादा फैलता है। डेंगू दिन के समय में, शाम के समय में काटता है। ज्यादातर डेंगू ज्यादा पैर में काटता है क्योंकि इसका भार अधिक होता है, ये ज्यादा उड़ नहीं पाता है, इसीलिए ये पैर में ज्यादा काटता है। अब हम जानेंगे कि डेंगू अपना फैलाव कैसे करता है। डेंगू जैसे कि किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को कोई भी मच्छर काट लिया, वो डेंगू का संक्रमण उस मच्छर में आ गया। अब जब वो संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को, जैसे कि आप है, हम है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, किसी को भी वो मच्छर काटता है तो वो डेंगू का वायरस उसके ब्लड में चला जाता है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। डेंगू का काटने से, इसका लक्षण उत्पन्न होने से जो समय होता है वो 3 से 10 दिन का समय होता है कि डेंगू का लक्षण हमें 3 से 10 दिन में दिखाई देने लगता है। अब हम जैसे हमको लक्षण दिखाई दे दिया, अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि लक्षण इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको, जैसे कि तेज बुखार के साथ, तेज बुखार, जैसे कि यहाँ पे डेंगू का लक्षण है कि तेज बुखार के साथ
आपको सिर दर्द होगा। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर जानते हैं कि 97 होता है, यहाँ पे 102 से 105 तक हो जाएगा। तेज बुखार आएगी, आपको सिर दर्द होंगे। शरीर पर रेशेस आ जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे दाने पेट पर, हाथों पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उल्टियां, जिम चलाना, आपको बार बार उल्टियां होंगे। इस उल्टियों के साथ ब्लड आ सकती है। मांसपेशियों में, हड्डियों में ऐंठन, जैसे कि हम बताएं कि इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, तो इसका एक लक्षण है कि हड्डियों में, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेंगे, दर्द होने लगेंगे। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होगा। बीपी, इसमें डेंगू के रोगी को बीपी कम हो जाता है, इसका धड़कन कम हो जाएगा, इसका त्वचा ठंडा पड़ जाएगा। जब हमें ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देने लगता है या खुद में दिखाई दे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर को हम अपना तकलीफ बताएंगे कि हमें क्या क्या परेशानी है। तो डॉक्टर क्या करेगा, हमारा ब्लड टेस्ट करेगा। ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि हमारे अंदर डेंगू का वायरस प्रेजेंट है। और जब इसमें डेंगू में क्या होती है कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाती है। तो जैसे हमारा ब्लड टेस्ट करेगा, उसमें एक WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट होता है, ये CBC के टेस्ट में देखने को मिलता है। CBC का टेस्ट होता है। CBC का फुल होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये CBC का टेस्ट किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर डेंगू का वायरस प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर डेंगू प्रेजेंट है, तो अब हम डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर हमें जो ट्रीटमेंट दिया उसका तो पहले हम उपयोग करेंगे। वो जो दवाइयां बताए, आमतौर पर जैसे पैरासीटामोल देता है, क्योंकि डेंगू में ज्यादा बुखार आ जाता है, तो इसके लिए पैरासीटामोल दवाई लेना पड़ता है। डॉक्टर के बताए आदेश का पालन करने के साथ साथ हम कुछ घरेलू उपचार करेंगे, जैसे कि विटामिन के से भरपूर मात्रा का पोषण करेंगे। खाने के तौर पे विटामिन के लेंगे ज्यादा मात्रा में। अनार का सेवन करेंगे, अनार का जूस का सेवन करेंगे, नीम की पत्तियों का सेवन करेंगे, सेब का जूस पिएंगे, मेथी के पत्ते का सेवन करेंगे, तुलसियों के पत्ते का सेवन करेंगे, कीवी खाएंगे। डेंगू में ज्यादा फायदा पपीता करता है। पपीता का ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। बकरी का दूध डेंगू के लिए बहुत लाभदायक होता है, ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है और सच में होता है। तो इसीलिए हमें डेंगू के लिए, अगर किसी को डेंगू हो गया तो उस बकरी का दूध उसे जरूर देना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि डेंगू होता है तो उसमें पानी की भी कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और नारियल पानी पीना चाहिए। हमें खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि तेल मसाला वाला खाना कम खाना चाहिए, सॉफ्ट डाइट खाना चाहिए। और जो डेंगू से ग्रसित रोगी है उसको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। घर से बाहर उसको ना निकलने देना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से संक्रमित है। अगर वो बाहर जाएगा तो वो दूसरे को भी संक्रमित करेगा, इसीलिए उस व्यक्ति को घर पे आराम करना चाहिए। अब हम जान गए कि इसका डेंगू क्या है, इसका क्या कारण है, ये कैसे फैलता है। अब हम जानेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, क्योंकि हमें डेंगू को फैलने से रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें हम कुछ रोकथाम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने घर में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर में मौजूद किस किस चीजों में पानी इकट्ठा हो रहा है। उसको जैसे कि कूलर का पानी हफ्ते में चेंज करते रहना चाहिए। घर में बारिश का पानी जमा ना हो, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फुल बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए। मच्छर का क्रीम लगाना चाहिए, जैसे कि मार्केट में देखने को मिलता है ओडोमॉस एक आता है क्रीम। वो जैसे आप घर से बाहर जाए तो अपने हाथों पे उस क्रीम का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के दरवाजे पे, खिड़कियों पे जाली का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी की टंकी, जैसे कि पानी का टंकी रहता है, सबके घर में पानी का टंकी रहता है, तो उसका जो ढक्कन होता है उसको लगा के रखना चाहिए। अपने घर के आसपास गली में, नाले में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर मच्छर को फैलने से रोकता है। ये सारी चीजें करेंगे। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई हो। अब हम
यहाँ पे अपनी समाप्त करते हैं। डेंगू से बचाव के लिए हम टीमों ने कुछ नारा लिया है, तो हम उसको एक साथ बोलेंगे। तो सब एक साथ बोलेंगे। दूर होगी डेंगू मलेरिया की बीमारी जब सब लेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी। सब कोई बोलिए हमारे साथ कि दूर होगी डेंगू मलेरिया की बीमारी जब सब लेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी। तो आप लोग अपने घर में जाइए, अपने घर में अपने परिवार को बताइए, और आप भी ये जो सारी चीजें हमने बताया वो अपनाइए, ताकि डेंगू ना फैले आप लोगों को। धन्यवाद। बैठो बैठो बैठो। क्या उपाय करें? हमको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। डेंगू हमारे लिए कितना हानिकारक है, और हम लोगों को डेंगू के उपचार के लिए किन किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर कोई मरीज डेंगू से ग्रसित है तो उनको अपने खान पान पे, उनको अपने आराम पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग अब आज से अपने लिए, अपने परिवार के लिए डेंगू से बचाव करने के लिए सक्षम हैं। तो हम अपने अब अगली ग्रुप को बुलाना चाहेंगे, जो आप लोगों के समक्ष इसी मौसम में जो बहुत ज्यादा प्रचलित होने वाली बीमारियां, अभी डेंगू बता के गई है, अब वो मलेरिया के बारे में आप लोगों को बताएंगी, स्वास्थ्य शिक्षा देंगी, जिससे आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं, अपने समुदाय को भी रख सकते हैं। तो हम अपने टीम को बुलाएंगे, मलेरिया टीम को, जो आएंगी आपके समक्ष स्वास्थ्य शिक्षा देंगी कि मलेरिया से कैसे बचाव किया जा सकता है। दीदी, इनको तो बोल थोड़ा कम समय में फ्री करें। ऐसे बताना कि सब समझ में आएगा, कर पाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम अपनी स्कूल के सर और मैम को और इस सुमृत स्कूल के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकगणों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम लोग आप लोग के समक्ष मलेरिया के बारे में बताने आए हैं। मलेरिया आखिर होता क्या है, मलेरिया का फैलाव कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आप लोग को बताने आए हैं। मलेरिया आखिर होता क्या है? मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसका जो संचरण जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी का जो फैलाव करता है वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, और इस मच्छर के काटने से हमारे कुछ ऑर्गन जो है, अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। वो है लीवर, स्प्लीन, आरबीसी मेनली प्रभावित होते हैं। अब हम उसके बाद जानेंगे कि मलेरिया जो होता है किस मौसम में ज्यादा देखने के लिए हमको मिलता है। ज्यादातर वो बरसात के मौसम में मिलता है। वो जुलाई से लेकर नवंबर तक में ज्यादा केसेस हमको देखने के लिए मिलता है। और इसका जो तापमान है, किस तापमान पे वो अपना ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है परजीवी जो है वो कैसे ग्रोथ करता है, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वह अपना जनसंख्या को बढ़ाता है। और इसका जो लक्षण है, इसका जो मलेरिया का जो लक्षण है हमको कितने दिन के बाद दिखाई देने लगेंगे, जैसे हमको कमजोरी जैसा महसूस होने लगेगा, बुखार होगा, वो 10 से 15 दिन के बाद मलेरिया का लक्षण हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो मुख्य लक्षण जो होता है, कपकपाहट के साथ तेज बुखार होता है और सिर दर्द होता है, उल्टी होता है, थकान होता है, जी मितलाता है, ये मेनली इसके प्रमुख लक्षण हैं।
अब हम उसके बाद जानेंगे मलेरिया जो है मच्छर से होता है। आखिर मच्छर उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। मलेरिया जो है कहीं पर भी गड्ढा पानी है, घर के आसपास नाली जो बह रहा है, गंदगी पानी जो है, वहां पे मच्छर उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो जो मच्छर है अस्थायी पानी में, जहाँ रुका हुआ पानी रहता है, वहां पे वो अपना अंडा देते हैं। अंडा से लार्वा और प्यूपा में विकसित होते हैं और उसके बाद वह वयस्क मच्छर के रूप में फिर बाहर आते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर वो चलते रहती है। अब हम उसके बाद जानेंगे कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो हमारे शरीर में किस तरह से इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण किस तरह से हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करेगा, उसके बारे में हम बताएंगे। अब फर्स्ट तो है, जब सबसे पहले हमारा जो मच्छर है वो हमारे शरीर पे स्किन पे जब वह काटेगा तो काटने के बाद वह स्पोरोजोइट जो उसका जीवाणु जो होता है हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से, रक्त प्रवाह के माध्यम से वह डायरेक्ट लिवर में जाएगा और लिवर में जाने के बाद फिर वह ब्लड में जाएगा। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, फिर आरबीसी को भी वहां पे इन्फेक्टेड करेगा और लैंगिक जनन के द्वारा फिर वहां पे भी बहुत ज्यादा अपना जनसंख्या बढ़ा लेगा, जिसके कारण फिर वहां से आरबीसी के बाद फिर वह पूरे बॉडी में आरबीसी के पूरे बॉडी को इन्फेक्टेड कर देगा, जिससे वह फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करेगा। फिर वो नर युग्मक मादा युग्मक जो बनेंगे, फिर वो नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनेंगे, फिर वो दूसरा जो मच्छर आएगा, जब जो संक्रमित व्यक्ति हो गया है उसको फिर जो डंक करेगा, जो संक्रमित व्यक्ति हो गया उसको जो डंक करेगा, फिर वह जो उसका स्पोरोजोइट जो होता है उसके शरीर में चला जाता है, डायरेक्ट स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद फिर वह आंत के माध्यम से बाहर निकलता है, आंत से फिर बाहर निकलता है, फिर वह मच्छर के लार ग्रंथि में आ जाता है। जब वह लार ग्रंथि में आ जाता है उसका स्पोरोजोइट्स जो जीवाणु जो होते हैं वो स्पोरोजोइट्स, अब दूसरा जो मच्छर है वो दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसको काटेगा तो उसको अब मलेरिया हो जाएगा, वो व्यक्ति भी मलेरिया से संक्रमित हो जाएंगे। तब इस तरह इसका जो हमारे बॉडी में जो है मलेरिया का संक्रमण इस तरह से फैलते होगा। अब यह कंटिन्यू प्रक्रिया चलते रहती है। अगर मलेरिया का मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काट रहा है तो मलेरिया निरंतर बढ़ते जाएगा। अब हम इस जानेंगे कि मलेरिया का कारण क्या है, मलेरिया आखिर क्यों मलेरिया हो रहा है, मलेरिया का कारण क्या है। मलेरिया का फर्स्ट कारण तो यह है कि हम खुले स्थानों पे नहीं सोना चाहिए, खुले स्थानों पे नहीं सोना चाहिए और जो संक्रमित एरिया है जहाँ पे गंदगी है वहां पे हमें नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद जो मलेरिया का जो है ज्यादातर वह गंदगी पानी में देखने के लिए मिलता है, वो गंदे पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो गंदगी से हम दूर रहेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि अब इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसका रोकथाम हम क्या कर सकते हैं। मलेरिया का जो रोकथाम है वो सबसे पहले हम खुले स्थानों पे तो सोना नहीं चाहिए। यदि सोते हैं, यदि मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है, हम गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, यदि मेरे पास नहीं है तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और जो रात में जब सोते समय मच्छर निवारक जो दवाई आता है, ऑल आउट आता है, गुड नाइट आता है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि घरेलू तौर पे बोले तो नहीं, तो यदि स्किन पे है, हम पूरे स्किन पे वो जो ओडोमॉस का क्रीम आता है वो हम अपने बॉडी पे लगा लेंगे। अगर हम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सरसों तेल का यूज कर सकते हैं, सरसों तेल हम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। अब हम उसके बाद जानेंगे कि मलेरिया जो मच्छर है उस मच्छर का फैलाव कहाँ से होता है। मलेरिया मच्छर गड्ढे पानी से, गंदे पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे। गंदे पानी को इकट्ठा नहीं करेंगे और जहाँ गड्ढा है वो गड्ढे पानी को हम एक कंकड़ बालू मिट्टी से वो गड्ढे को भर देंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है। जब बरसात का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी बारिश होगा, वो गड्ढा में पानी जाएगा, वो जमा होगा, वहां पे फिर से मलेरिया मच्छर फिर से उत्पन्न होगी और फिर वह दूसरे व्यक्ति को काटेगा, फिर से वह इन्फेक्शन हो सकता है। और आसपास के जो भी
आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उसके हम साफ रखेंगे और घर के अंदर भी स्वच्छता बनाए रखेंगे और घर के बाहर भी हम स्वच्छता को बनाए रखेंगे। और यदि हमें नाली जो बहता है, घर के जो नाली है वो नली का परवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम किरासन तेल का यूज कर सकते हैं। उसमें हम किरासन तेल का छिड़काव कर सकते हैं। और किरासन तेल नहीं है तो हम मोबिल, जो जला हुआ मोबिल होता है उसका हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मलेरिया पे नियंत्रण किया जा सकता है। और आसपास के क्षेत्रों में DDT कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका हम अब आगे बताते हैं कि ये सब जो मलेरिया जो उत्पन्न हो गया, हम इसको घरेलू तौर पे हम क्या इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें दूध जो है, दूध में तुलसी पत्ता का यूज करना चाहिए। ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, शुष्क गर्म पानी का यूज करना चाहिए। और भोज्य पदार्थ, ऐसा भोजन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर डाइजेस्ट कर जाए। भोज्य पदार्थ, लिक्विड भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। और हमें ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए और नहीं ठंडे पानी का यूज करना चाहिए। और मसालेदार भोजन, फास्ट फूड का बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद जो इसका यदि मलेरिया हो गया है, इस सब पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। लीवर भी खराब हो सकता है, स्प्लीन भी खराब हो सकता है और एनीमिया भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हम मलेरिया का मेरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम एक नारा बोलेंगे कि गंदगी को हटाना है, गंदगी को हटाना है, मलेरिया को दूर भगाना है। थैंक यू। सुप्रिया, कम टाइम में है ना, जल्दी जाओ। हम आशा करते हैं कि हमारे स्कूल की 2 टीमों द्वारा भी बताया गया, पहला डेंगू, उसके बाद मलेरिया, आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में ज्ञान हुआ होगा, समझ विकसित हुई होगी कि हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे इन सब बीमारियों से बचाव करना है, हमें अपना स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है। अब मैंने पहले ही बोला था डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, तो अब हमारी नेक्स्ट टीम आपको बताएगी कि टाइफाइड से कैसे बचाव किया जाता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है और ये हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो हम अपनी अगली टीम को आमंत्रित करते हैं जो आपको टाइफाइड के बारे में बताएंगी। सीधा करे इसको, सीधा कर, 2 नंबर सीधा करा ना इससे बनमनकी को। नीचे भी पकड़ो ना यार, यहाँ पकड़िए, नीचे पकड़िए, इसको मोड़ना नहीं चाहिए। इस तरफ आ जाओ, ऐसे करके घेर लो। हाँ, यहाँ मौजूद हमारे शिक्षक एवं सुमृत विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं प्रधानाचार्य को मेरा नमन। मैं सुप्रिया ANM हाई स्कूल की छात्रा आपके समक्ष टाइफाइड रोग के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक टाइफाइड के रोग के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। टाइफाइड है क्या? टाइफाइड कैसे फैलता है? टाइफाइड के क्या लक्षण है तथा टाइफाइड के रोकथाम के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो टाइफाइड है क्या? टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है तथा टाइफाइड उन जगहों पे अधिक फैलता है जहां पर साफ सफाई की कमी होती है, पीने का पानी दूषित होता है एवं खाने पीने के पदार्थों को ढका नहीं जाता है। अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं कि टाइफाइड कैसे फैलता है। सबसे पहला, गंदे पानी के द्वारा। हम सभी जानते हैं गंदे पानी में कई सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो यदि हम उन गंदे पानी का उपयोग करेंगे, उनका सेवन करेंगे, उन गंदे पानियों से अपने फल को, सब्जियों को साफ करके खाएंगे, यदि हम उन गंदे पानी का सेवन करेंगे तो उन गंदे पानी में जो
मौजूद बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को कई समस्याओं से घेर सकता है तथा टाइफाइड होने की अधिक संभावनाएं होती है। तथा दूसरा, खुले एवं दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हम सभी जानते हैं मार्केट में सड़कों के किनारे कई चटपटे खाने बिकते हैं और हम सभी उन चटपटे खाने को देख करके खाने की इच्छा होती है हम सबों की, लेकिन हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि सड़क के बगल में नालियों के ऊपर इस खुले वातावरण में कई सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो खाद्य पदार्थ के ऊपर दूषित होते हैं एवं कई मक्खियां होती है जो नालियों से और कूड़े कचरे के द्वारा मक्खियों के ऊपर बैक्टीरिया होती है। मक्खियां जब उन खाद्य पदार्थ पर बैठती है तो वह खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है और जब हम उस खुले दूषित पदार्थ को हम लोग सेवन करते हैं तो वह उसमें मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे हमें टाइफाइड होने की अधिक संभावनाएं होती है। तथा तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र में यदि संक्रमित व्यक्ति शौचालय करता है एवं शौचालय को सही ढंग से साफ सफाई नहीं होती है तो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति शौचालय में प्रवेश करता है तो वह उस वातावरण में गंदे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर यदि वह बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी टाइफाइड रोग से ग्रसित हो सकता है। तथा चौथा, अपने आसपास स्वच्छता ना बनाए रखने के कारण हम सभी को टाइफाइड होने की संभावना रहती है, तो अपने आसपास वातावरण में टाइफाइड ना हो उसके लिए स्वच्छता बनाए रखें। अब जानते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या हैं। हम कैसे पता करेंगे कि किन बच्चों को या किस व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है? तो टाइफाइड के कुछ लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड से ग्रसित है तो उसे उल्टियां होंगी, दस्त होंगे या कब्जियत होगा, उन्हें 103 से 104 डिग्री तक हाई फीवर हो सकता है, बुखार हो सकते हैं, उन्हें कभी-कभी ठंड लग सकती है, भूख की कमी महसूस होती है, भूख नहीं लगता है, पेट में दर्द होता है और गुलाबी रंग के छाती एवं पेट में धब्बे दिखाई देते हैं तथा खांसी होती है, कफ होता है एवं मांसपेशियों में अकड़न एवं दर्द होता है तथा सिर दर्द होता है। ये तो एक आम बात है। तथा इन सभी लक्षणों को हम लोग यदि इन सभी लक्षणों को किसी व्यक्ति में देखेंगे तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित है। आपको उसी समय जाना चाहिए, इलाज के लिए तो अब टाइफाइड के बारे में हम कितना जानते हैं तथा आगे बढ़ते हैं टाइफाइड की रोकथाम को लेकर। सभी व्यक्ति हम सभी चाहते हैं कि किसी रोग से ग्रसित ना हो, उसके लिए कुछ रोकथाम है। आगे बढ़ते हैं टाइफाइड की रोकथाम के बारे में। टाइफाइड की रोकथाम के लिए हम सभी को हम लोग पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, सबसे पहले
तो हमारे स्कूल के द्वारा हम लोगों को टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी बच्चे एवं बच्चे आप लोगों ने इसको अपने दैनिक जीवन में पालन करें और हम आशा करेंगे कि हमारे द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य शिक्षा हमारे स्कूल के द्वारा आप अपने आगे दैनिक जीवन में ये काम करेंगे। तो आज से क्या करना है, जहाँ भी गंदगी है वहाँ सफाई रखना है, खुला खाना नहीं खाना है, खुली जगह में नहीं सोना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है और हमारे आसपास घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। हम खुद को साफ रखेंगे तो ही अपने समाज को साफ रख सकते हैं। खुद को साफ रखेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। तो हम लोगों को खुद ही स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहना है और इसीलिए में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां नहीं, हर सीजन में कोई ना कोई बीमारियां होती रहती है। तो हम लोग उनके प्रति इसको हाथ में ले ले, मैं बुलाऊंगा तेरे को। यहाँ खड़ी हो जाना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो हमारे शहर को साफ रखते हैं, हम सबका हाथ होना चाहिए, हम सबका सहयोग होना चाहिए। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छ खाना खाएंगे और अपने परिवार और स्वयं का ध्यान रखेंगे। हम अपने मानव के दुश्मन का जिम्मेदारी करेंगे कि वो आए और वही हमारे स्कूल द्वारा जो भी स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया, जो आशा करेंगे कि आपके दैनिक जीवन में काम आएगा, वो बताएं कि ये हमको द्वारा दिया गया छोटा सा शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा का वो कैसा लगा। बहुत ही शानदार प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सीरियस प्रोग्राम को लिया और यहाँ आके प्रेजेंट किया। और मैं तो एक ही बात कहता हूं हमेशा, आप लोगों से भी, आप लोग भी सुन लीजिए कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सपने ऊंचे रखने हैं, कुछ नहीं सोचना है और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना एक पहला कदम डाल दीजिए, समुद्र में कूद जाइए। ये मत सोचिए मुझे तैरना आता है या नहीं आता है, सब सीख जाओगे। समझ में आई मेरी बात? अभी हम जो हमारे द्वारा बोला गया कि हमारे इस प्रेजेंटेशन के बाद में हमारे द्वारा कुछ पूछा जाएगा और उसका जवाब देने पर आप लोगों को एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की ओर से एक छोटा सा प्राइज दिया जाएगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि कौन बताएगा आप में से कि मलेरिया और डेंगू कैसे फैलता है? कोई भी खड़ा होकर जवाब देगा। आप दोनों आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। वेरी गुड, दोनों आ जाओ। जिसको भी बोलना है गर्ल्स में से कोई भी आ जाओ, आ जाओ। बताइए, यहाँ के बताइए क्या सुना आपने, क्या सीखा। इधर आप बीच में आ जाइए। मलेरिया करके घर में साथ जल में फैलता है या मलेरिया में? हाँ, डेंगू, राइट। हाँ, और मलेरिया गंदे पानी में फैलता है। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सही बताया एकदम। बेटा रुकिए 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 बेटा, इधर। डेंगू का मच्छर साफ पानी में रहता है, सही बताया उसने। जैसे कूलर का पानी साफ ही होता है, देखने में साफ लगता है, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है वो कूलर के पानी में पनपता है। गमले के नीचे रखी हुई ट्रे, उसमें पानी आ जाता है, उसमें पनपता है। आपकी छत पर रखे हुए टायर, कबाड़ की चीज, उनमें बरसात का पानी भर जाता है, वहां पे डेंगू का मच्छर पनपता है। बहुत ही अच्छा कोशिश किया गया। क्या नाम है बेटा आपका? काजल कुमारी, बनमनखी से ही है। मैं सुमृत स्कूल के संस्था प्रधान और सभी शिक्षक गणों को बुलाना चाहूंगा कि आप आए और इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसको हमारी ओर से जो भी प्राइज है उसको प्रदान करें। आ जाइए ना सर। हाँ, फोटो ले।
थैंक यू सो मच। आप सर कुछ बोलना चाहते हैं दो शब्द हम लोगों के लिए, और आगे हम लोगों के लिए समय देने के लिए जो भी विचार है आपको प्रकट कर। आज के इस प्रोग्राम के आयोजन को सुमित स्कूल धन्यवाद। और आपकी जो बच्चियां आई और स्कूल की बच्चियों को उन्होंने जानकारी दी, बहुत बेस के हैं ये लोगों द्वारा दी गई जानकारी से अपने जीवन को संभालेंगे भी संभालेंगे, लेकिन समाज को ये जानकारी बताया है उनको भी दें ताकि उनका आपने बहुमूल्य जानकारी हमारे बच्चों को दी है, इसलिए आपको थैंक यू सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम कभी भी